ओके, सो वी आर डन विद आवर फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स को स्टडी कर लिया है। असेंडिंग हम कल कर चुके थे, तो आज हम करेंगे लीजन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें डिफरेंट ट्रैक्ट्स की, डिफरेंट रूट्स की, डिफरेंट कॉलम्स की लीजन्स को हम स्टडी करेंगे। तो इसमें बेसिकली हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स की रिविजन भी हो जाएगी, और जो कि अच्छी बात है रिविजन हो जाए तो। बट बिफोर आई बिगिन विद इट, लेट मी टेल यू अ पोएम। सो कहते हैं कि इफ़ यू थिंक यू आर बीटन, you are. If you think you dare not, you don't. If you would like to win but you think you can't, it's almost a cinch that you won't. Life's battles don't always go to the stronger or faster man, but sooner or later the man who wins is the man who thinks he can. So think positive. थिंक पॉजिटिवली, ओके। सही हो गया, पढ़ाई की बातें करते हैं। अच्छा यार, मुझे ना किस्तों में याद आता है कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स छोड़े हुए थे, तो मैं किस्तों में भी पढ़ाती रहती हूँ। कॉर्डा इक्विना को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने स्पाइनल टैप को एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैं भी बता देती हूँ। अच्छा, कॉर्डा इक्विना इसलिए होता है ये कि एज ए टोल्ड यू कि यार अगर ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली यहाँ तक एक्सटेंड करती है, लाइक थ्रू आउट द लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड नहीं की होती है, वो छोटी होती है और वर्टिब्रल कनाल आपका बड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसे में होता ये है कि जो ऊपर के जो एरियाज है वहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल सप्लाई होती है स्पाइनल नर्व्स की, लेकिन जो नीचे के एरियाज है ना, उधर सप्लाई बेचारी ऐसे नीचे लटक रही होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इतनी सी स्पाइनल कॉर्ड है तो बाकी नर्व्स तो लटकना ही पड़ेगा ना, नॉट टू रीच द लोअर एरियाज। तो ऐसे ना नर्व्स का गुच्छा सा बन जाता है फॉर डिफरेंट एरियाज। तो वो जो गुच्छा बन जाता है द कॉर्डल एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, उसे हम बोलते हैं कॉर्डा इक्विना। अब तुम इसको ना कॉनस मेडुलारिस का कंफ्यूज ना करना, वो बेसिकली लोअर एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, और ये कॉर्डा इक्विना बेसिकली लोअर बंच ऑफ नर्व्स है जो कि एक्सटेंड कर रही हैं फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू रीच द लोअर एरियाज ऑफ द बॉडी। ओके, स्पाइनल टैप होता है। स्पाइनल टैप क्या होता है? बेसिकली हमने अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकालना हो फ्रॉम योर बॉडी, तो हम ब्रेन को तो नहीं पंचर करेंगे ना, हम स्पाइनल कॉर्ड लेवल को पंचर करेंगे, क्योंकि वो आपका फिजिबल होता है हमारे लिए और हम कर सकते हैं इसलिए भी। तो होता ये कि एज वी नो कि L1 के लेवल से नीचे नीचे लाइक आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, एज ए टोल्ड यू अर्लियर के C1 से लेके L1 तक एक्सटेंड करती है, तो आप L2 से नीचे नीचे पंचर करके इन योर सब एरेक्नॉइड स्पेस निकाल सकते हो अपना CSF। तो इसी को हम लोग स्पाइनल टैप कहते हैं, और इसी को हम लोग लंबर पंचर भी बोलते हैं, क्योंकि लंबर रीजन में पंचरिंग कर रहे हो आप। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट हम अब पढ़ने वाले हैं लीजन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो द फर्स्ट लीजन्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी आर द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व रूट लीजन्स। अच्छा, नर्व रूट से आपको आइडिया हो गया होगा, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि अगर ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है तो यहाँ से एक एंटीरियर नर्व रूट निकलती है, एक पोस्टीरियर नर्व रूट निकलती है, दोनों मिलकर स्पाइनल नर्व बनाते हैं। तो अगर आपकी इन नर्व रूट्स के लेवल पर डैमेज हो तो वो हम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व रूट लीजन्स में स्टडी करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया हुआ ना 3 मेनिंजेस ने, इन द सेम वे आपकी इन नर्व्स को भी, इन नर्व रूट्स को भी कवर किया होता है 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस ने, जो बेसिकली फिर नर्व की एपिन्यूरम के साथ जुड़ जाती हैं। तो जहाँ पे मेनिंजाइटिस का वर्ड आएगा ना, आप जैसे उसमें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के मेनिंजाइटिस को एक्सप्लेन नहीं करोगे, वहाँ पर अपनी नर्व और नर्व रूट्स के मेनिंजाइटिस को भी एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ अगर आप लोग पढ़ रहे हैं साइफिलिटिक स्पाइनल मेनिंजाइटिस, तो साइफिलिस बेसिकली बैक्टीरिया होता है, वो आपके नर्व रूट को डैमेज कर दे, वहाँ के मेनिंजेस को डैमेज करे, तो आप उसको साइफिलिटिक स्पाइनल मेनिंजाइटिस बोलते हो। पायोजेनिक भी ऐसे एक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन्फॉर्मेशन आपकी नर्व रूट की मेनिंजेस की, ठीक है। टेबिस डोर्सालिस बेसिकली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पोस्टीरियर रूट को या पोस्टीरियर ग्रे कॉलम को या उस रीजन को ही अफेक्ट कर रहा होता है। तो और ये भी एक टेबिस बेसिकली साइफिलिस के लिए यूज़ होता है वर्ड। तो साइफिलिस जब आपकी पोस्टीरियर रूट को या पोस्टीरियर ग्रे कॉलम को अफेक्ट करता है तो हम उसको टेबिस डोर्सालिस कहते हैं। और हर्पीस जोस्टर भी एक डिजीज़ है जिसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट फिलहाल ये नहीं है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा इसके बारे में कुछ भी। यार एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लो, क्योंकि आगे जब हम स्टडी करेंगे ना फर्दर लीजन्स, तो आप लोगों को बार बार ये आपके सामने ये वर्ड आएगा और आपको समझ कोई नहीं आनी। अभी इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बाद में फिर दोबारा नहीं समझाना, ठीक है। अच्छा, सेगमेंटेशन ऑफ ट्रैक्ट्स, लेमिनेशन ऑफ ट्रैक्ट्स, ये क्या बला है? कल मैं तुम लोगों को बात बताई थी कि जब असेंडिंग ट्रैक्ट्स ऊपर जा रहे होते हैं ना, स्पेशली स्पाइनोथैलेमिक, ठीक है, तो उसमें जो फाइबर्स की एंट्री होती है ना, वो एंट्रोमीडियली होती है इस तरह से। मैं बताया था तुम लोगों को। तो अगर ऊपर जा रहा है और फाइबर की एंट्री इस तरह से हो रही है, तो ऊपर जाकर टॉप मोस्ट रीजन में सबसे मीडियल फाइबर कौन से पड़े होंगे? वही पड़े होंगे जो उस टाइम एंटर हुए हैं। और उस टाइम कौन से एंटर हुए होंगे? सर्वाइकल रीजन के, ऐसा ही है ना। तो उस टाइम पे जो फाइबर की एंट्री होगी ना, या जो फाइबर की एक सेगमेंटेशन होगी, जो फाइबर के जो एक लमीना बने होंगे फाइबर्स के, वो ऐसे बने होते हैं कि जो सर्वाइकल रीजन होता है वो सबसे मीडियल होता है, और जो सैक्रल रीजन होता है सबसे लेटरल होता है। तो सर्वाइकल टू लेटरल, मीडियल टू लेटरल, ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये सेगमेंटेशन होती है आपके स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स की, ठीक है। जबकि जो DCML है ना, DCML में उल्टा सीन होता है, उसमें एंट्रोलैटरल
वो के फाइबर्स एंट्री ले रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें होता ये है कि बेसिकली कि आपके जो लेटरल होता है ना वो पड़ा होता है सर्वाइकल, और जो मीडियल होता है वो पड़ा होता है सैक्रल। तो ये उल्टा सीन है, ये आपने याद रखना है कि स्पाइनल थैलेमिक में मीडियल मोस्ट फाइबर सर्वाइकल के होंगे और DCML में मीडियल मोस्ट फाइबर सैक्रल के होंगे। और लेकिन जो अपने आज पढ़े हैं ट्रैक्स, डिसेंडिंग ट्रैक्स, उसमें हाँ वो बेसिकली कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो कर रहे हैं स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्स का, मतलब उसमें भी ना मीडियल मोस्ट सर्वाइकल ही होते हैं और लेटरल मोस्ट सैक्रल होते हैं। समझ आ गई बात की? आगे मूव करते हैं। अब नहीं समझ आए तो इसको दोबारा रिवाइज कर लो, मैं दोबारा नहीं बोल रही, मैं बहुत थकी हूँ। अच्छा, असेंडिंग ट्रैक्ट इंजरी। असेंडिंग ट्रैक्ट्स कौन कौन से थे? मेन तो 3-4 ही थे, ठीक है। एक होता है लेटरल स्पाइन थैलेमिक, एक होता है एंटीरियर स्पाइन थैलेमिक, और एक होता है आपका फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस। बेसिकली ये फैंसी नेम है ऑफ द डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम, उसी को आप लोग फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस भी बोल सकते हो। अच्छा जी, अब अगर इनमें मसला होगा तो इनकी सेंसेशंस लॉस होंगी, और इनकी क्या क्या सेंसेशंस होती हैं वो मुझे खुद बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को याद होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी याद तो सो के मैं दोबारा बता देती हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी यार, अच्छा ठीक है, जो लेटरल स्पाइन थैलेमिक ट्रैक्ट था बेसिकली मैं आपको बताया था, PTL से याद कर लो, तो पेन और टेम्परेचर की जो सेंसेशंस होंगी वो लॉस्ट हो जाएंगी। जो एंटीरियर स्पाइन थैलेमिक था वो था क्रूड पेन, क्रूड टच और प्रेशर से रिलेटेड, तो आपकी वो सेंसेशंस लॉस हो जाएंगी। जो आपका DCML था वो था रिलेटेड टू योर फाइन टच, टू योर वाइब्रेशन, टू योर कॉन्शियस प्रोप्रिसेप्शन, वो लूज़ हो जाएगी। तो आपको समझ लग गई है, आगे मूव करते हैं। अच्छा, टेबिस डोर्सालिस, देखो दोबारा से वापस आ गया। मैंने बताया था कि टेबिस डोर्सालिस में आपका मेन मसला किसके साथ आता है, आपके पोस्टीरियर रूट या पोस्टीरियर पोर्शन का होता है। पोस्टीरियर रूट आपको बेसिकली सेंसरी होता है, तो जो मोस्टली आपके जो डैमेजेस होंगे वो सेंसरी लेवल के होंगे, लाइक स्टैबिंग पेन होगा लोअर लेवल में, बेसिकली आप जो पेन नर्वेंटिस डिस्टर्ब हो रही होंगी ना वहाँ पे, इसलिए पारेस्थेजिया सा होगा। पारेस्थेजिया में इसलिए ये होता है कि ना आपको टिंगलिंग सी फील होगी, आपको बर्निंग सेंसेशन, आपको चिलिंग सेंसेशन, आपको अजीब अजीब सेंसेशन फील होंगी। तो बेसिकली जो भी आपका जो मसला सेंसेशन के साथ वो ख़राब हुआ होगा टेबिस डोर्सालिस में। हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी, मतलब कहाँ पे कहीं भी सेंसेशन अजीब अजीब, कहीं पे हाइपर सेंसिटिव हो जाए, मतलब बंदा बिल्कुल ही खवार हो जाता है, मैं कहती हूँ। लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगी कुछ पार्ट्स में, कहीं ज़्यादा हो रहे हैं कहीं कम हो रही है, प्रोप्रिसेप्टिव इन्फॉर्मेशन में मसला हो जाएगा, जो सेंसिटिव प्रोप्रिसेप्शन होती है। और जो आपके टेंडन फ्लेक्सेस ऐसे नहीं होंगे, आप सेंसेशन जा ही नहीं रही तो आ कैसे रहेंगी, मतलब बिल्कुल ही मसला, लाइक टोटली इट्स सो पेनफुल, मस्ट हैव बीन सो पेनफुल फॉर हिम। अच्छा जी, अपर न्यूरॉन, मैंने न्यूरॉन का स्पेलिंग गलत लिखी है ना, चलो यार कोई बात नहीं। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। अच्छा, अपर मोटर न्यूरॉन अब क्या होते हैं, मैं तुम लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो आपके ट्रैक्ट्स सिग्नल लेकर आ रहे हैं टू योर स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम बेसिकली सुप्रा स्पाइनल न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं, उन्हीं को हम लोग अपर मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। अगर उन ट्रैक्ट्स के लेवल पे लीजन्स आ जाएंगी तो क्या क्या मसला हो सकता है। अब जो मैं तुम लोगों को अगले 3 स्लाइड्स दिखाऊंगी ना, इसको इंक्लूड करके 3 स्लाइड्स, इसको तुम लोगों ने अच्छे से समझ लेना। इसी के बेस पे आगे तुम लोग ना जो डिफरेंट वो पढ़ोगे ना सिंड्रोम तो स्पाइनल कॉर्ड, वो सारे इसी के बेसिस पे हैं, इसको याद कर लो साथ साथ। फर्स्ट वाला है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, अगर मसला हो पायरामिडल ट्रैक्ट भी जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, उसमें फिर क्या होता है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट हमें अभी भी पढ़ा है ना, क्या वो क्या कर रहा था, कुछ याद है आप लोगों को? वो आपकी फाइन स्किल्ड मूवमेंट्स करवा रहा था आपके बॉडी की, है ना। तो अगर उसमें मसला हो, अच्छा उसमें फर्स्ट साइन ये होगा कि आपको बबिंस्की साइन मिलेगा। बबिंस्की साइन बेसिकली ये होता है कि अगर आप लोग सोलो फुट के लेटरल एस्पेक्ट पे कोई चीज़ रन करो, मतलब कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट या बिट शार्प ऑब्जेक्ट, और आप उसको लेटरल से मूव करते हैं मिडिल तरफ लेके जाओ, तो आपकी जो फिंगर्स हैं ना, आपके जो वो हैं टोज़, वो उनको ना प्लांटर फ्लेक्स करना चाहिए इन द नॉर्मल केसेस। लेकिन अगर आपका अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हुआ है तो क्या होगा, वो डोर्सी फ्लेक्स कर जाएंगे, वो फैन आउट कर जाएंगे, ऐसे खुल जाएंगे फिंगर्स इंस्टेड ऑफ प्लांटर फ्लेक्सिंग। यार फ्लेक्सिंग क्यों बोलती हूँ मैं इसको, प्लांटर फ्लेक्सिंग, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बेबिंस्की साइन। बेबिंस्की साइन आगे भी बहुत बार आएगा, तो याद कर लो कि ये जो प्लांटर फ्लेक्सिंग जगह जो डोर्सी फ्लेक्शन हो जाती है टोज की इन रिस्पॉन्स टू टच ऑन द लेटरल एंड मिडिल एस्पेक्ट ऑफ द फुट, आई मीन सोल ऑफ फुट, उसको हम बोलते हैं बेबिंस्की साइन। और सुपरफिशियल और एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होंगे, मतलब अगर आप स्क्रैचिंग करोगे ऑन योर एब्डोमिना तो आपकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, होनी चाहिए पर नहीं होगी, तो वो भी एब्सेंट होगा। क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स जो कि होता है कि आप मिडिल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे अगर टच करो तो आपको आपके क्रीमेस्टर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, और वो नहीं करता तो क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स भी एब्सेंट है, जो कि इसमें एब्सेंट होता है। फाइन स्किल मूवमेंट्स और डेफिनेट लॉस्ट होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट लूज हो गई, वो आप लोगों को याद भी यही रहने वाला, बाकी तो आप लोग भूलने वाले हो, लेकिन मैं आप लोगों को भूलने दूंगी नहीं। अच्छा, कॉर्टिको स्पाइनल, अच्छा पैरामिडल ट्रैक्ट का ये हो गया जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट था। अब हम एक्स्ट्रा पैरामिडल या जो एक्स्ट्रा हमने पढ़े थे वो 5-6 कौन कौन से थे याद करो। रूब्रोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल, टक्टोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल, ओलिवोस्पाइनल, डिसेंडिंग, बहुत सारे पढ़े थे। उनमें अगर मसला हो तो ये चीज़ें होंगी। ये देखो ज़रा कितना एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है उनका, देखो ज़रा, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब स्फीयर पैरालिसिस होगा, स्फीयर पैरालिसिस, क्योंकि सारे मोटर कंट्रोल कर ही वो रहे हैं,
देखो एक्सटेंशन वो कर रहे हैं, फ्लेक्शन वो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट वो कर रहे हैं, तो सिवियर पैरालिसिस होगा, हाइपरटोनिसिटी होगा। मतलब कि ये नहीं कि पैरालिसिस होगा तो ढीले से पड़े हुए, नहीं, कॉन्ट्रैक्शन होंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, हाइपरटोनिक स्टेट में होंगे, एग्जेजरेटेड। अब जो मसल रिफ्लेक्सेस लॉस्ट क्या होने हैं, वो एग्जेजरेट कर जाएंगे। पीछे तो देखा ना आप लोगों ने कि वो लॉस्ट हो गए थे, है ना, दो दो एब्सेंट हो गए थे। यहाँ तो मतलब बहुत ही बुरा हाल है, मतलब देखो अगर ज़्यादा ट्रैक्ट इन्वॉल्व है तो उनके जो रिस्पॉन्स है वो बहुत एग्जेजरेटेड है। तो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट में हमेशा एग्जेजरेटेड चीज़ें होंगी। मसल्स मतलब आप हल्का सा टच करो तो रिफ्लेक्स एक्शन बहुत तेज़ी से आएगा, मतलब ज़्यादा आएगा, ठीक है। हाइपरटोनिसिटी भी होगी और सीवियर पैरालिसिस तो होगा ही होगा। आगे मूव करते हैं। और जब लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स होंगी, अच्छा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स कौन सी होती हैं, मुझे बताओ कोई बच्चा। ये तो हमने स्टडी की ना, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स कौन सी होती हैं, एनी आइडिया? वही जो बेसिकली आपके स्पाइनल कॉर्ड के लेवल से आपके मसल तक लेके जा रहे हैं। अगर उस लेवल पे आप लोग ब्लॉक कर दोगे मसल्स को, उन नर्व्स को, तो सोचो क्या हाल होगा। अब बंदा बिल्कुल ढीला ही पड़ जाएगा, मतलब वो बेचारा क्या करे, ऊपर से इम्पल्सेस आ रहे हैं बट बॉडी तक मतलब ऑर्गन तक ट्रैवल नहीं कर पा रही क्योंकि अपने रास्ते में इसको रोक दिया है, ठीक है। हायर सेंटर से आ रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड से नहीं आ रही आगे, तो उसमें बेसिकली फ्लैसिड पैरालिसिस होगा। या सिंपली मैं बताती हूँ, जो थी ना आपकी एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट की सिम्टम्स, उसी को रिवर्स कर दें यहाँ पे। लाइक वहाँ पे बहुत हाइपरटोनिक पैरालिसिस है, यहाँ बहुत ही फ्लैसिड पैरालिसिस है। वहाँ पे मस्कुलर एट्रोफी नहीं हो रही थी, यहाँ पर मस्कुलर एट्रोफी भी हो रही है। वहाँ पे फैसिकुलेशन है, यहाँ फैसिकुलेशन से बेसिकली ट्विचिंग्स हो गए थे, मसल ट्विचिंग्स हो रही होती हैं। और यहाँ पे भी देखो रिफ्लेक्सेस नहीं, वहाँ पे बहुत एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस थे। और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन मतलब मसल शॉर्टनिंग भी हो रही है, जो कि वहाँ पर नहीं हो रही थी। तो हमें 3 इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल, एक्स्ट्रा पैरामिडल और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स। इनको याद रखना है, इनको नहीं भूलना। आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, अब कुछ सिंड्रोम्स हैं। सिंड्रोम्स बेसिकली क्या, सिंड्रोम किसे कहते हैं, सिंड्रोम को तो पता ही होगा ना, अ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन। अच्छा यार बेसिकली यार, अगर देखो अगर मुझे बुखार है ना तो मुझे बस बुखार ही है, लेकिन अगर मुझे बुखार के साथ 4-5 और भी सिम्टम्स हैं ना तो मतलब मुझे कोई सिंड्रोम हुआ हुआ है, ठीक है। सिंड्रोम बेसिकली ये होता है कि एक ऐसी डिजीज़ जिसके सिम्टम्स बहुत डिफरेंट इंटेंसिटी के और बहुत डिफरेंट लेवल्स के हों, ठीक है। उसमें डिफरेंट चीज़ें इन्फ्लुएंस हुई हों, लाइक आपके सर में मसला हो रहा है, आपकी टांगों में मसला हो रहा है, मतलब डिफरेंट। जैसे आपका जो एड्स है वो भी एक सिंड्रोम है, क्योंकि उसमें आपको मल्टीपल इन्फेक्शन एट द सेम टाइम हो रही होती हैं। तो इस ऐसी किसी डिजीज़ को जिसमें मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व, मल्टीपल मसले, मल्टीपल मैकेनिज्म, उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। अब कौन से सिंड्रोम, देखो अगर स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट ट्रैक्ट्स डैमेज होंगे तो डेफिनेटली कोई एक पार्ट तो इन्वॉल्व होगा नहीं, इसमें तो बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो, तो यार है तो ये सिंड्रोम ही। अच्छा, अब कौन से सिंड्रोम्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। पहला सिंड्रोम है स्पाइनल शॉक सिंड्रोम। अब ये क्या होता है यार, देखो जब भी आपके स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी होती है ना तो इमीडिएटली अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाती, लाइक इमीडिएटली अपनी ना जैसे कहते हैं ना कि यार वो बेचारी एकदम से शॉक हो जाती है, कहती है यार ये क्या हो गया मेरे साथ, आई कांट इवन अंडरस्टैंड हाउ डिड इट हैपन। लाइक बिल्कुल लड़कियों की तरह कहती है, ओ माय गॉड ये क्या हो गया मेरे साथ ठीक है। तो वो बेसिकली ऐसा होता है कि बेसिकली शॉक की कंडीशन में जाती है, जिसमें पहले तो ये होता है कि पहले उसको वो बिल्कुल ना आपके लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन वाले सिम्टम्स देती है, बिल्कुल फ्लैसिड पैरालिसिस हो गया, आपके रिफ्लेक्सेस लॉस्ट हो गए, हाइपोटेंशन होगी, बिल्कुल ना मतलब बेचारी पागल ही हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। लेकिन बाद में उसको अकल आती है कि नहीं यार मुझे चीज़ों को संभालना है, मुझे चीज़ों को मैनेज करना है। तो बाद में जो सिम्टम्स आते हैं वो आपके अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के सिम्टम होते हैं, जिसमें आपकी स्पास्टिसिटी होती है, मतलब कि आपकी सही कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और एक्सैजरेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो इससे हम बेसिकली स्टडी करते हैं द स्पाइनल शॉक सिंड्रोम। और ये मतलब ये जो शॉक की कंडीशन में रहती है स्पाइनल कॉर्ड फॉर अबाउट 1 वीक, या ये एक्सटेंड करके 1 to 4 वीक्स तक भी जा सकता है शॉक का टाइम। लेकिन इसमें इस तरह के कुछ सिम्टम्स आपको नजर आएंगे तो आप समझो कि यार बेचारा शॉक की कंडीशन में, आई मीन बेचारी शॉक की कंडीशन में स्पाइनल कॉर्ड। आगे यार देखो डिस्ट्रक्टिव सिंड्रोम्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट लेवल्स पे डिस्ट्रक्शन हो सकती है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ। लाइक देखो इसमें पूरी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो गई है, इसमें उसका एंटीरियर साइड इन्वॉल्व हो गई है, इसमें उसकी सेंट्रल साइड इन्वॉल्व है, इसमें उसकी एक साइड इन्वॉल्व है। आगे देखो इसमें उसका सेंट्रल कैनाल इन्वॉल्व है, इसमें उसकी एंटीरियर हॉर्न्स इन्वॉल्व है, इसमें उसके ये कॉर्टिकोस्पाइनल और एंटीरियर हॉर्न्स इन्वॉल्व है। तो देखो डिफरेंट आपकी जो है ना स्पाइनल कॉर्ड के रीजन डिफरेंट डिजीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। इसकी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी याद करनी होगी, सो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी पढ़ाते हैं तुम लोगों को अभी। अच्छा जी भाई, अगर तो हो गया कंप्लीट कॉर्ड की ट्रांजैक्शन, जो कि कब हो सकती है, अगर आपको बिल्कुल कोई फ्रैक्चर हो गया है आपका वर्टिबल कॉलम का, या आपको कोई रोड एक्सीडेंट हुए हैं, या आपको कोई भी ऐसी कॉज हुई है कि आपकी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड ही बेचारी डैमेज हो गई, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, जो कि आपको समझ तो आ गई होगी, लेकिन मैं एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होगा कि यार जो भी सिम्टम्स होंगे वो बायलैटरल होंगे, वो इप्सिलैटरल नहीं होंगे। मतलब
ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉडी होंगे, क्योंकि दोनों साइड की डैमेज हुई है, ठीक है। उसमें ये होगा कि बायलैटरल लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस होगा, मस्कुलर एट्रोफी होगी। मुझे इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपके जितने भी डिसेंडिंग ट्रैक्स थे वो सब उड़ गए हैं, आपके सारे मोटर लोअर मोटर न्यूरॉन उड़ गए हैं, तो आपकी कोई मोटर एक्टिविटी नहीं होगी, आप पैरालिसिस में चले जाओगे। सेकंड ये कि आपको, अच्छा ये सारे साइंस हैं आपकी कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के, है ना, उससे पढ़े थे ना हमने ये सारे बबिन्स्किन साइन, ये लॉस ऑफ एब्डोमिनल और किमिस्टर रिफ्लेक्सेस। आपका कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट उड़ गया, आपका पिरामिडल ट्रैक्ट उड़ गया, आपके ये सारे सिम्टम लग जाएंगे। स्पास्टिक पैरालिसिस है आपके एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट के सिम्टम है, वो उड़ गया तो ये उड़ जाएंगे, ठीक है। डीसीएमएल के सिम्टम ये सारे देंगे, ठीक है, और आपके जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है उसके सिम्टम ये सारे देंगे। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, यू बेटर नो कि डीसीएमएल के सिम्टम क्या होते हैं, यू बेटर नो कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं। मैं आप लोगों को रिसेंटली पढ़ा चुकी हूँ, वो वीडियो देख लो अगर नहीं आता तो अभी भी। अच्छा, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में क्या होगा? अब जस्ट इंटीरियर साइड इन्वॉल्व है। एंटीरियर साइड में बेसिकली पढ़ा क्या होता है, मतलब तुम लोग रिवाइज करो, तुम लोग को आता तो कुछ है नहीं। एंटीरियर साइड पे पढ़े हुए थे आपके, क्या पढ़े हुए थे, मोटर न्यूरॉन्स है ना, आपके यहाँ से मोटर न्यूरॉन से निकले हैं ना, ग्रे हॉर्न से। इसके अलावा आपके एंटीरियर और यहाँ पे आपको लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी मिल जाएंगे, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी मिल जाएंगे, तो वो भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं इसके सिम्टम्स होते हैं क्या। सिम्टम्स से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन से ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व हैं। पिछले में तो सारे इन्वॉल्व हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, आगे कौन से हैं। अच्छा जी, यार बायलैटरल लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस होगा, मस्कुलर एट्रोफी होगी। आप ऑब्वियस ही बात है यार, एंटीरियर में आपके मोटर न्यूरॉन से पड़े हुए हैं, तो मोटर वाला में मसला हो जाएगा, तो मोटर पैरालिसिस, मोटर एट्रोफी। बायलैटरल स्पास्टिक पैरालिसिस ये किस वजह से हो रहा है, एनी आइडिया? स्पास्टिक पैरालिसिस हमेशा आपका जो होता है ना एक्स्ट्रा पैरामिडल डिसेंडिंग ट्रैक्ट वजह से होता है, वो भी यहीं से गुजरे हैं, तो ये मसला हो गया। बायलैटरल लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर एंड लाइट टच, ये कौन सा था? ये आपका कंट्रोल कर रहा था पीटीएल। पीटीएल से तुम लोगों को याद कराया था ना, बल्कि दोनों कर रहे हैं, एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, तो एंट्रोलैटरल प्रेजेंट तो वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन सबसे मज़े की बात ये कि जो टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन है, जो वाइब्रेटरी और प्रोप्रोसेप्टिव सेंसेशन है, वो सही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम लेकर आ रहा था, वो बच गई, बाकी सारी उड़ गई। समझ आया एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम का। आगे मूव करते हैं, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, जिसमें आपकी सेंट्रल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। ये कब कब हो सकता है यार? बेसिकली अगर आपकी कोई ऐसी, ये बेसिकली हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक पे होता है। जब आपकी हाइपर एक्सटेंशन होना तो ऐसे डैमेज इस तरह से होता है कि आपके सेंट्रल साइड इन्वॉल्व होती है, आपकी पेरिफेरी आपकी बच जाती है। अब जो ट्रैक्ट पेरिफेरी पड़े हैं ना वो बच गए, जो ट्रैक्ट आपके सेंटर में है ना वो उड़ गए, ठीक है। यहाँ पे आपके वो लेमिनेशन और सेगमेंटेशन का कंसेप्ट आने वाला है, मैं आप लोगों को से बताती हूँ। अच्छा, बायलैटरल मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस, मस्कुलर एट्रोफी डेफिनेटली होगी, क्योंकि आपका सेंटर में ही आपके मोटर न्यूरॉन्स भी पड़े हुए हैं। बायलैटरल स्पास्टिक पैरालिसिस, लोअर लिम्ब इज पेयर्ड ड्यू टू लैमिनेशन। स्पास्टिक पैरालिसिस हमेशा जहाँ पे स्पास्टिक का वर्ड है समझो कि एक्स्ट्रा पैरामिडल डिसेंडिंग न्यूरॉन्स या एक्स्ट्रा पैरामिडल मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है, सॉरी अपर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व है। लोअर मोटर वाले तो बाद वाले जिसमें बेसिकली फ्लैसिड पैरालिसिस हो रहा था। अच्छा, लोअर लिम्ब इज पेयर्ड क्यों? ड्यू टू लैमिनेशन। क्यों मैंने बताया था इसमें कौन सा इन्वॉल्व है, डिसेंडिंग ट्रैक्स इन्वॉल्व है। डिसेंडिंग ट्रैक्स में आपकी कौन सी लेमिनेशन थी? उसमें वही लेमिनेशन जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में थी, कौन सी वाली? एंट्रोमीडियल वाली, मतलब कि सर्वाइकल वाला मीडियल ही होगा और सैक्रल वाला लेटरली होगा। तो आपका ये कौन सा सिंड्रोम है? ये आपका देखो सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम है ना, तो जो मीडियल फाइबर पड़े होंगे वो हो जाएंगे अफेक्ट, जो लेटरल पड़े होंगे वो बच जाएंगे, ठीक है। और अगर एसिस फाइबर की एंट्री हुई है यहाँ से, तो मिडिल में कौन से आ रहे थे? सर्वाइकल आ रहे थे, और लेटरल आ रहे थे आपके सैक्रल। तो जो पड़े हो ना इस लेवल पे, सर्वाइकल वो हो गए इन्वॉल्व, लेटरल सैक्रल वाले बच गए। तो उससे होगा ये कि आपका लोअर लिम्ब बच जाएगा क्योंकि सैक्रल वाले साइड पे थे, और आपका अपर लिम्ब इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप इसको ऐसे टेस्ट कर सकते हो कि अगर आप उसका मतलब एनल रिफ्लेक्सेस करवाओ, आप उसके पेरिनियम के मसल्स को टेस्ट कराओ, आप देखोगे कि उसके वो मसल बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, क्योंकि अपर वाले मसल अफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि लेमिनेशन हुई है सेगमेंटल ट्रैक्ट्स की, सेगमेंटेशन हुई है ट्रैक्ट्स की, या लेमिनेशन हुई है। बायलैटरल लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर, लाइट टच वगैरह वगैरह होगा। क्यों? क्योंकि डीसीएमएल ख़राब हुआ है, क्योंकि आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स ख़राब हुए हैं। देखो आपके दरमियान के सारी चीज़ों लेके उड़ गई, खाली वो जो लेटरल साइड पे थे बच गए थे सैक्रल वाले, बस वही बचे हैं। तो ये बेचारा अजीब सा होगा, क्योंकि ये ऊपर से फारिग होगा, नीचे से ठीक होगा बंदा, ठीक है। ब्राउन स्क्वेयर सिंड्रोम, नाम बड़ा फैंसी है लेकिन काम बड़ा आसान सा है यार। इसमें बेसिकली हेमी सेक्शन होता है, आधी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, आधी ठीक होती है, लेकिन एक साइड पे ठीक होगा, एक साइड पे ख़राब होगा। अब जो चीज़ें तो डिकोसेशन कर रही हैं स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, उसमें तो भाई मसला हो जाएगा, उसमें फिर आपका कॉन्ट्रालैटरल साइड पे मसला होगा, ठीक है। लेकिन जो अब डिकोसेशन कर रही है मिडला के लेवल पे, उस पर इप्सिलेटरल साइड पर ही मसला होगा। अब तुम लोगों को समझ तो आई नहीं होगी, लेकिन थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो, मेरी बात सुनो। स्पाइनल कॉर्ड पे अगर लीजन हुई है, ठीक है, और एक साइड इन्वॉल्व है, ठीक है, तो एज वी नो कि जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स हैं
उनकी जो डिक्यूसेशन होती है वो उसी साइड पे होती है। तो जो स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट्स की जो सेंसेशन थी कौन सी थी, पेन, टेम्परेचर, क्यू टच और प्रेशर, वो उनका लॉस जो होगा वो अपोजिट साइड का लॉस होगा, ठीक है। जबकि जो इप्सिलेटरल है आपके जो जैसे DCML है, जैसे आपके जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं वो सारे ऊपर डिक्यूसेशन करके आ रहे, तो अगर उनका यहाँ पे डैमेज हो भी गया तभी कोई मसला नहीं है, वो उसी साइड वही साइड इफेक्ट होगी जहाँ पे डैमेज हुआ होगा, जबकि जो स्पाइनल थैलेमिक की सेंसेशन है वो अपोजिट साइड की इफेक्ट होंगी। अब आई होप कि समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा देखो, इप्सिलेटर होता है सेम साइड, कॉन्ट्रालेटर होता है ऑपोजिट साइड, ठीक है। इप्सिलेटर लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस मसल एट्रोफी, डेफिनेटली यार आपका जो इंटीरियर देखो उसमें इंटीरियर साइड पे तो इन्वॉल्व है, तो मोटर न्यूरॉन का मसला तो आएगा ही आएगा, पैरालिसिस लेकिन सेम साइड का आएगा, जहाँ पे डैमेज हुआ उसी साइड का पैरालिसिस, उसी साइड का पैरालिसिस वो साइड की एट्रोफी हुई। एप्सिलेटल स्पास्टिक पैरालिसिस, बेबिंस्की साइन, ये वो फजूल चीज़ें, ये दोनों उनकी है, ये दोनों अपर मोटर न्यूरॉन के एग्जाम वो हैं, अपर मोटर न्यूरॉन के सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो मतलब कॉर्टिकोस्पाइनल का ये वाला है बेबिंस्की साइन, और ये सुपरफिशियल एब्डोमिनल फ्लेक्स, और जो दूसरा है आपका एक्सेपिरामिडल का वो ये वाला है, दिस वन। तो उसमें भी मसला होगा डेफिनेटली, लेकिन वो भी देखो इप्सिलेटरल है क्योंकि उसकी भी डिक्यूसेशन ऊपर ही और थी, लेकिन और सिमिलरली इप्सिलेटरल बैंड ऑफ कुटेनियस एनेस्थेसिया, क्योंकि जो आपके सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो भी आपकी इप्सिलेटरल साइड से ही आ रही है। तो जो उन्होंने डर्माटोम भेजे हुए हैं मोटर फाइबर्स ने, जो अपने डर्माटोम भेजे हैं डिफरेंट नर्व्स के जरिए, वो भी सेम साइड के इफेक्ट होंगे, क्योंकि आपकी जो मोटर साइड पे डिसेंडिंग है तो आपकी इप्सिलेटरल ही होगी। इप्सिलेटरल लॉस और टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेटरी एंड प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स, ठीक है, क्योंकि एज ए टोल्ड यू जो DCML है वो भी मेडला के लेवल पर ही डिक्यूसेट कर रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर अगर हो भी गया मसला तो इप्सिलेटरल लॉस ही आएगा, कॉन्ट्रालैटरल नहीं आएगा, क्योंकि डिक्यूसेशन ही नहीं हुई हुई इधर, डिक्यूसेशन तो ऊपर जाके कर रहे थे वो, तो सेम साइड में DCML में मसला हो तो सेम साइड ऑफ टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन जाएगी, सेम साइड ऑफ वाइब्रेटरी एंड प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन जाएंगी। लेकिन मसला यहाँ पर आकर होता है कि जो स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट था वो बड़ा शोखा हो रहा था ना, वो जल्दी डिक्यूसेशन कर, तो यहाँ पर आकर फंस गया बेचारा। यहाँ पे अगर उसमें मसला होगा तो कॉन्ट्रालैटरल लॉस जाएगा, मतलब अगर उसने जल्दी कहा था ना डिक्यूसेट, तो अगर आगे जाके आपके स्पाइनल कॉर्ड में मसला आया ना तो वो ऑलरेडी डिक्यूसेट कर चुका है, तो अगर यहाँ में मसला आएगा तो ये वाली साइड डैमेज होगी, अगर यहाँ पे मसला आएगा तो ये वाली साइड डैमेज होगी, तो बस ये बात हम याद रखना। सिरिंगोमाइलिस बेसिकली यार ये क्लिनिकल कंडीशन होती है। इसमें होता है ये जो आपका डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, आप बनते बनते ना बच्चों का स्पाइनल कनाल से नहीं बना होता, सेंट्रल कनाल से नहीं बना होता, जिसकी वजह से वहाँ पे ना बुक में टर्म यूज़ हुई ग्लियोसिस बेसिकली ये होता है कि इन रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा या इन रिस्पॉन्स टू इंजरी ना जो ग्लायल सेल्स होते हैं ना वो बेसिकली प्रोलिफरेट करके ना उस जगह को ब्लॉक कर देते हैं, या वहाँ पे बेसिकली कैविटी बना लेते हैं, मतलब प्रोलिफरेशन होती है ग्लायल सेल्स की इन रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा या इंजरी, हम ग्लियोसिस बोलते हैं सिंपल। और सेकंड ये कि वहाँ पे कैविटेशन से भी हो जाती है, मतलब बेसिकली वहाँ पे डैमेज हो रहा है, किस लेवल पे, सेंट्रल कनाल लेवल पे, उसमें बोलते हैं सिरिंगोमाइलिया, बस ये याद रखना। इसके सिम्टम्स कुछ इस तरह के आते हैं यार कि पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, लॉस इन डर्माटोम्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि सेंटर से तो बोथ साइड से पे जा सकती हैं, और पेन टेम्परेचर में मसला है तो मतलब कि आपके स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट से मसला है। तो यार देखो स्पाइनल सेंट्रल कनाल से अगर वो लेटरली या एंटीरियरली या पोस्टरली कहीं भी मूव करेगी ना तो सारे ट्रैक्ट्स को अपने घेरे में ले लेगी, तो सारे सब में मसला आएगा कोई ना कोई, ठीक है। हाँ स्पेयर वो होंगे जो लैटरल जो थोड़े पेरिफेरी पे पड़े हुए हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि सेंटर से प्रॉब्लम राइज करे तो पेरिफेरी वाले बच गए, वो स्पेयर हो जाएंगे, वो मैं आगे बताती हूँ कैसे स्पेयर होंगे। और जो टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन है, वाइब्रेटरी प्रोप्रियोसेप्टिव, ये प्रिजर्व हो जाएंगी। और ये क्यों प्रिजर्व हो जाएंगी टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन और वाइब्रेटरी प्रोप्रियोसेप्टिव, क्योंकि DCML में पड़ी हुई, और DCML वाले थोड़े पीछे होते हैं तो पीछे वाले बच जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लोअर मोटर न्यूरॉन वीकनेस हो जाएगी, डेफिनेटली एंटीरियर में पड़े हुए हैं। बायलैटरल स्पास्टिक पैरालिसिस, बायलैटरली विद डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस, यार ये सारे वो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स मैंने पढ़ा चुकी हूँ, उन्हें मसले हॉर्नर सिंड्रोम भी हो जाएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ना इसमें भी डेफिनेटली जो आपके थे ना वो लैटरल वाले, मैं तुमने बताया था कि जो ये जो DCML होता है ना, DCML इसका ये सीन होता है कि जो सर्वाइकल वाले होते हैं वो मीडियली होते हैं, और जो दूसरे होते हैं ना वो लेटरली होते हैं। कौन से वाले? सेक्रल वाले। तो इसमें भी लोअर आपकी जो बॉडी होगी वो बच जाएगी इस मतलब स्फिंगोमालिया से, अपर बॉडी आपकी अफेक्टेड होगी, और हॉर्नर सिंड्रोम भी हो जाएगा क्योंकि आप डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स इन रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट, क्योंकि अगर आपका रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो गया ना तो मतलब फिर आपका हॉर्नर सिंड्रोम भी हो जाएगा, क्योंकि जो रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट था बेसिकली वही अपने साथ ऑटोनॉमिक डिसेंडिंग फाइबर्स को भी लेकर आ रहा था। तो अगर आपके ऑटोनॉमिक डिसेंडिंग फाइबर्स गए तो आपके रिफ्लेक्स मूवमेंट्स नहीं होंगी, आइस की मूवमेंट्स होंगे तो टॉसिस हो जाएगा, मेयोसिस हो जाएगा, और एक और चीज़ भी होती है, पता नहीं उसका नाम क्या होता है, खैर वो आपके 2-3 सिम्टम्स होते हैं हॉर्नर सिंड्रोम के, आपको होने लग जाए, ड्रूपिंग ऑफ आइज हो जाएगी, आपको हाइपर स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, आपको आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, मतलब कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हो जाती हैं उसमें, वो भी आपको शो हो जाएगा। पोलियोमाइलिटिस बचपन से सुनते आ रहे हैं, लोग चल नहीं सकते पोलियो में,
ठीक है, वो बेचारों की टांगों का मसला हो जाता है। तो मसला हो जाता है मतलब कि कोई मोटर इशू है, तभी वो बेचारे मोटर मूवमेंट्स परफॉर्म नहीं कर पाए। तो एंटीरियर हॉर्न में जो अगर कभी इंजरी हुई या इन्फेक्शन हो या कुछ भी हुआ, ये बेसिकली यार एक एक्यूट कंडीशन होती है, पोलियोमाइलिटिस वायरस की वजह से होती है। और एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो मतलब आपकी जो लोअर मोटर, बेसिकली आपको जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और इस तरह से उसका मसला आ जाता है। सिम्टम्स ये होते हैं, पैरालिसिस होता है, मसल वेस्टिंग, मतलब मसल वीकनेस, मतलब मसल फ्लैटन आउट हो जाते हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं, वीक, मतलब जैसे आप एट्रोफी कह लो, एट्रोफी हो जाती है मसल्स की, पैरालिसिस हो जाता है, मसल्स की एट्रोफी हो जाती है। लोअर लिम्ब मसल्स आर मोर ऑफन अफेक्टेड, ठीक है, ज़्यादा अफेक्ट वो होते हैं। एज यू हैव सीन कि अब पोलियो के बच्चों में हाथ काम कर रहे हैं, मगर पाँव में मसला होता है, हमें टांगों में मसला होता है। रेस्पिरेशन में भी थ्रेटन ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल। यू कैन सी यार, मतलब कि देखो ना, आपके जो मोटर न्यूरॉन्स है वही तो आपके डायफ्राम और इंटरकोस्टल को सप्लाई देते हो। अगर उनमें मसला हो तो खुदा ना खास्ता अगर आपके फ्रेनिक न्यूक्लियस में मसला हो जाए तो। फ्रेनिक न्यूक्लियस पढ़ा था ना, कल पढ़ाया था ना मैंने एंटीरियर ग्रे कॉलम में। फ्रेनिक न्यूक्लियस आप लोगों को याद होगा, और उसमें मसला हो तो आपकी फ्रेनिक नर्व डैमेज हो जाए, आपके डायफ्राम को सप्लाई ना मिले, तो खुदा ना खास्ता मसले हो सकते हैं, डेथ हो सकती है बंदे की। ए मायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, इसमें बेसिकली आपका एंटीरियर ग्रे कॉलम इन्वॉल्व होता है और आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है। तो बेसिकली आपके मोटर लेवल के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, हो जाए लोगों को, मतलब 10% ऑफ सब्जेक्ट्स में होता है और रन करता है फैमिलीज़ में। और ये कि एंटीरियर कॉलम न्यूक्लियर और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो उसके डेफिनेट सिम्टम्स में ये होगा कि मतलब मोटर एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, और कॉर्टिकोस्पाइनल है तो फाइन स्केल मूवमेंट्स भी नहीं हो रही होंगी। तो दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच। पढ़ लेना प्लीज़, मैंने लिखा भी हुआ है, देखो पढ़ लेना प्लीज़, अच्छी बच्चे बन के। तो तुम लोगों को पॉइंट दोबारा सुनाती हूँ, बोली यार मुझे याद नहीं आ रही कैसे थी वो, हाँ नहीं मुझे भूल गई है सॉरी, रुको मुझे दोबारा ढूंढने दो, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, दरमियान में, हाँ ये है। हाँ, इफ़ यू थिंक यू आर बीटन यू आर, इफ़ यू थिंक you dare not, you don't. If you would like to win, but you think you can't, it's almost a cinch you won't. Life's battles don't always go to the stronger or faster man, but sooner or later, the man who wins is the one who thinks he can. Thank you so much.